विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती एक राजनीतिक विचारक के रूप में विधिवत रूप से किसी राजनीतिक सिद्धांतों का तो उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूरी तरह जागरूक थे, अतः उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए और अपनी रचनाओं में राजनीति संबंधित जो कुछ भी लिखा, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं के अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य करते हुए अपने मौलिक राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत किया। दयानंद का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है। उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि उन्होंने मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह किया था। दयानंद की जो विचारधारा में कहीं भी राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर कहीं तो राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत है तो कहीं लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर, लेकिन एक बात जो नितांत स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और अमर्यादित शासन के वे स्पष्ट विरोधी थे। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की संपत्ति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की थी: विधासभा, राजसभा और धर्मसभा। इन तीनों सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई थी। उन्होंने इन तीनों सभाओं के गठन और चुनाव के आधार पर तय किया था। ठीक है, जैसे कि आज हमारे यहाँ पे जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की जो परिकल्पना है वो दयानंद ने उस समय ही कर दी थी, है ना। शासन के 3 अंग उन्होंने स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिए थे और राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी वो वंशानुगत राजतंत्र के समर्थक नहीं थे। दयानंद ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभा अध्यक्ष का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभा अध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका संबंधी एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सभा अध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 6ठ समोल्लास में दयानंद लिखते हैं, सभा अध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभा अध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार दयानंद का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग। दूसरी जो बात उनके चिंतन की हम देखते हैं वो है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य किया। उनका विचार था कि व्यक्ति आत्मोन्नति का प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं हैं। वे व्यक्ति की आचरण के
सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है वह स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार, लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास करते थे। यानी सभी व्यक्तियों को सभी अधिकार मिले, सभी व्यक्ति अपने आत्मोन्नति का प्रयत्न कर सके, है ना। तो इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में अपनी आस्था व्यक्त की है। अगला है उनका जो विचार, राज्य के लोक कल्याणकारी रूप का प्रतिपादन। दयानंद ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में दयानंद ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण और संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है। यानी शासक जब जनता अपना कर्तव्य पालन सही ढंग से करेगा, उसके कल्याण के काम करेगा, तो उसे स्वतः ही प्रजा की जो है आज्ञाकारिता प्राप्त हो जाएगी तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। दयानंद के अनुसार राज्य के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित है आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदृश प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि तथा प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण। दयानंद ने सदैव ही इस बात पर बल दिया है कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह उनका अगला विचार है इसी क्रम में सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज, ग्राम प्रशासन। दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसका मूलभूत इकाई ग्राम है। उन्होंने गांधी से भी पहले गांवों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया था तथा मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा, राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकता अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हो जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करे। एक ग्राम में एक प्रधान पुरुष रखे, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा और उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। इस तरह से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो बात हम देखते हैं वो दयानंद के चिंतन में भी हमें दिखाई देती है और उन्होंने जो है अपने जो चिंतन में विभिन्न ग्रामों के संगठन को आधार बनाते हुए उस पर जो है सर्वोच्च जो है व्यक्ति को रखा। तो इस तरह से नीचे से ऊपर तक शासन सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण उन्होंने किया।
सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह है। दयानंद ने राज्य के कार्य को बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये कार्य तभी उचित रूप में संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्वों को भली भांति परिभाषित कर दिया जाए। दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यता में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य की 3 सभाओं तथा महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अकुशल हो या भ्रष्ट हो। उन्होंने स्पष्टता प्रतिपादित किया है कि सहस्त्रों अज्ञानी लोगों के मत की तुलना में धर्म को जानने वाले एवं एक व्यक्ति का मत भी अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने राजकीय अधिकारियों को कामजन्य और क्रोधजन्य व्यसनों से बचने का भी परामर्श दिया था। यानी एक मत भी सही है तो उसको मानना चाहिए और योग्यता को उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में विशेष महत्व दिया है। न्याय और दंड व्यवस्था व कर की संकल्पना के संबंध में उन्होंने बताया कि उन्होंने मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए अपेक्षा की कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासन में निहित नहीं की है। न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उनके अनुसार धर्म सभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम में अनुल्लंघनीयता समझा जाना चाहिए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधार पर ही आधारित होने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में वे मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने मनु के इस विचार को दोहराया है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले तथा पक्षपात करने वाले न्यायाधीश को दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद ने कर व्यवस्था के संबंध में भी सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। उनका विचार है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्ता दी जानी चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सैन्य और युद्ध के संबंध में उनके ये विचार थे कि उन्होंने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। अतः राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षाड्गुण्य नीति संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय व द्वैधीभाव और उपायों साम, दाम, भेद और दंड का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने शासन से अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ और सुसंगठित दूत व्यवस्था,
यानी राजदूतों की नियुक्ति और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाएं, जिससे कि शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान प्राप्त होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह तर्कसंगत, व्यवहारिक और राज्य के लिए हितकारी नीतियां अपना सके। राज्य की सैन्य शक्ति ऐसी संगठित और समर्थ होनी चाहिए कि किसी भी बाहरी आक्रमण का प्रतिकार कर सके। लेकिन दयानंद का विचार है कि आक्रामक युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। दयानंद ने युद्ध के दौरान भी युद्ध के नियमों के प्रति निष्ठा तथा नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था को महत्वपूर्ण बताया है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उनका जो अग्रणी योगदान है वो है सार्वभौमिक मानवतावाद या यूनिवर्सल ह्यूमैनिटीज या अंतर्राष्ट्रवाद के जनक। दयानंद सरस्वती हिंदू पुनरुत्थान के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था और इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानववाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन इस कार्य में न तो किसी प्रकार की संकुचित दृष्टिकोण था और न ही द्वेष भाव। इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियों के कारण किया। इतिहासकार ताराचंद के शब्दों में दयानंद की आपत्ति तो इस बात पर थी कि इस्लामी और ईसाई तत्व हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे थे और इसीलिए अपने धर्म के बचाव में उन्होंने प्रत्याक्रमण के शस्त्र का सहारा लिया ताकि हिंदू धर्म पर हमले की बजाय उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। इसके अतिरिक्त दयानंद ने धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे। उन्होंने अपने अध्ययन तथा चिंतन में क्रमिक रूप से वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया और उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म को और अनुप्रेरित किया। दयानंद का मूल विश्वास था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। 1883 में उन्होंने दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन किया और इस सभा में उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिया था और उपदेश दिया कि सभी धर्म अपनी विविध मान्यताओं के साथ जीवित रह सकते हैं। उनका मूल उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। दयानंद की मानववाद और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी। उनकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने सदैव प्रसन्नता होती थी। तो इस प्रकार उनका जो चिंतन था वो प्रगतिशील चिंतन था, आधुनिकता का चिंतन था। उन्होंने जो भी विचार दिए वो आधुनिक राज्यों की व्यवस्था के अनुकूल ही है। तो इस तरह से आज हमने दयानंद के राजनीतिक चिंतन पर चर्चा करी। धन्यवाद।